भारत में सरोगेसी बैन नहीं है। डोनर और सरोगेट सेम नहीं हो सकते। जो कपल्स हैं उन केसेस में जो वाइफ की एज 23 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और जो मेल्स हैं उनकी एज 26 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। वही कपल्स सरोगेसी के लिए अपना आगे जो अप्लाई करना होता है नेशनल बोर्ड में वो कर सकते हैं। कि अगर बार बार आईवीएफ फेल हो रहा हो, दूसरा है कि बार बार मिसकैरेज हो रहा हो जिसका कोई रीजन ना मिल रहा है, या फिर यूट्रस जो है एब्सेंट है या बहुत छोटा है या उसमें कोई और प्रॉब्लम है। चौथा कि अगर महिला को कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं, लाइक किडनी का डिसऑर्डर हो, हार्ट डिसऑर्डर हो या कोई ऐसी दवाइयों पे हैं जो बेबी के लिए सेफ नहीं है, उन कंडीशंस में ही आप सरोगेसी के लिए आगे जा सकते हो। जो ऑलरेडी माता पिता हैं, मतलब जिनके पास ऑलरेडी एक बेबी है, वो सरोगेसी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं वो लोग सरोगेसी नहीं कर सकते। सरोगेट में आईयूआई अलाउड नहीं है। सरोगेट में सिर्फ आईवीएफ प्रोसेस से ही कंसीव कराया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं द भावना शो और आज का जो पॉडकास्ट है वो सरोगेसी को लेकर होने वाला है कि सरोगेसी क्या है, सरोगेसी की प्रक्रिया क्या है, सरोगेसी कौन करवा सकता है और सरोगेसी क्या भारत में बैन है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं, इस शो में जानने के लिए मिलने वाले हैं। हमने एक बार फिर से डॉक्टर भावना सिंगला जी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी है, उन्हें इन्वाइट कर लिया है। मैम, एक बार फिर से आपका वेलकम है। नमस्ते, आप कैसे हैं? मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम, लास्ट टाइम हम लोगों ने आपसे आईवीएफ को लेकर चर्चा की थी, आईयूआई को लेकर बातचीत की थी। आज हम थोड़ा सा सरोगेसी को लेकर आपसे जानना चाहेंगे और मुझे लगता है कि सरोगेसी के बारे में अगर हम आपसे जानकारी लेंगे तो अक्सर मैंने ये देखा है कि अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ पॉडकास्ट में, तो आप एक्सप्लेन एक एक चीज़ को कर देते हैं। सरोगेसी क्या है ये मुझे जानना है सबसे पहले आपसे, और इसी के साथ मैं दूसरा सवाल जो अभी से ऐड ऑन कर देती हूँ कि सरोगेसी क्या भारत में बैन है या नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताइए। देखिए, जो सरोगेसी है एक साइंस का बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो कि कपल्स को एक ऐसा होप देता है कि अपने जो पेरेंटहुड का ड्रीम, अपने माता पिता बनने का जो ड्रीम है, सपना है, उसको पूरा कर पाते हैं। किसी भी रीजन से अगर जो वाइफ है प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती या डिलीवरी नहीं कर सकती है, उन केसेस में एक हेल्दी लेडी जो है उनका बेबी उसको कैरी करती है और उसको डिलीवरी करके कपल को दे देती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम सरोगेसी कहते हैं। और आपने एक जो क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं सबको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि भारत में सरोगेसी बैन नहीं है। सबको जो लगता है कि सरोगेसी इंडिया में अब नहीं हो सकती, जबकि ये गलत है। 2021 में एक लॉ पास हुआ था जिसमें उन्होंने सरोगेसी के कुछ लॉज चेंज कर दिए थे, जिसके तहत सबको लगता था कि सरोगेसी इंडिया में बैन हो गया है। जबकि पहले जो था सरोगेसी कमर्शियल सरोगेसी किया जाता था और अब हम करते हैं अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब था कि जो सरोगेट मदर है, बेबी जो उनको कैरी करती थी और डिलीवरी करती थी, उसके लिए उसको एक मनी कंपनसेशन दिया जाता था, मतलब उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, जो कि अब इंडिया में बैन हो गया है। इंडिया में जो है अब अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी जो हम कर सकते हैं। अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी में जैसे सरोगेट मदर पहले बेबी को कैरी और डिलीवर करती थी, सेम इसमें भी यही किया जाता है। जो सरोगेट मदर जो बेबी को कैरी करती है, डिलीवरी करती है, पर इसमें उन्हें कोई मनी कंपनसेशन नहीं मिलता है। उसमें जो है, जो कपल है, उनका जो मेडिकल खर्चा है वो सारा उठाते हैं, उसका ध्यान रखा जाता है। जो उसमें पहले आईवीएफ का पार्ट होता है उसका खर्चा, या प्रेगनेंसी होने के बाद जो दवाइयाँ, अल्ट्रासाउंड का खर्चा होता है, डिलीवरी का, वो सारा जो खर्चा है कपल उठाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। और बट जो सरोगेट मदर ये जो प्रोसेस करती है वो अपनी मर्जी से कर रही है, उसके लिए उनको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी कहते हैं। मैम, क्या जो मदर बन रही है, जो सरोगेट मदर बन रही है, तो वो फैमिली से रिलेट होनी चाहिए क्या? हाँ, ये जो है पहले शुरू में ये लॉ में आया था, बट अब लॉ में चेंजेस कर दिया गया है और अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली रिलेटिव ही सरोगेट मदर बन सकती है। कोई भी लेडी सरोगेट मदर बन सकती है,
पर वो कपल के लिए से नोन टू होना चाहिए, वो कपल उनको पहले से जानते होने चाहिए। सिर्फ यही एक है, पर ब्लड रिलेशन में सरोगेट होना कोई ज़रूरी नहीं है। मैम जो डॉक्टर्स होते हैं जब कैसे चयन करते हैं कि जो महिला है वो सरोगेट मदर बनने लायक है या नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें जो है गवर्नमेंट ने अभी जो लॉ पास हुआ है उसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हैं, जिसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है एज क्राइटेरिया। जो सरोगेट की मदर की जो एज होती है वो 25 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। उनका ऑलरेडी एक बेबी होना चाहिए, और वो कुछ हम उनके टेस्ट कराते हैं, और कुछ मेडिकल फिटनेस, साइकेट्री फिटनेस, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, कंसल्टेशंस होती हैं। अगर वो सारे टेस्ट वो पास कर लेती हैं, और साथ में जो नेशनल बोर्ड उनको परमिशन देता है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है उनको, अगर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो सरोगेट मदर बन सकती है। और आपने बताया कि एक तो फैमिली से भी हो सकती हैं, बिल्कुल, फैमिली से इसमें हो कोई भी दिक्कत सकती नहीं है। हाँ, फैमिली रिलेटिव भी हो सकता है, और पर वो ज़रूरी नहीं है रिलेटिव होना। क्या हॉस्पिटल के ज़रिए भी सरोगेट मदर प्रोवाइड करवाई जाती है? नहीं, वो सब जो था पहले कमर्शियल सरोगेसी में था। सरोगेट जो है अब कपल के थ्रू ही हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है। और मतलब बाहर से आप अलग से मतलब आपको ही लाना होगा, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से प्रोवाइड नहीं होता है। नहीं, हॉस्पिटल की सरोगेट तरफ से मदर नहीं होता है। ओके। लेकिन जो महिलाएं बाहर से आ रही है, फॉर एग्जांपल विदेशी महिलाएं जो आ रही है, फॉरेनर कंट्री से जो अलग-अलग महिलाएं आ रही हैं, और कई बार हमने देखा है कि भारत में या तो वो अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद लेते हैं, या फिर ये ऑप्शन चुनते हैं सरोगेसी का, तो क्या उन्हें परमिशन है? नहीं, पहली बात तो उनको ऐसे एडॉप्शन का रूल के हिसाब से उनको ऐसे नहीं दिया जा सकता बेबी। पर जो सरोगेसी का जो प्रोसेस है वो भी अभी कुछ चेंजेस हो चुकी हैं, और जो फॉरेनर्स हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है वो सरोगेसी इंडिया में नहीं कर सकते। पर कुछ फॉरेनर्स जिनके पास ओसीआई कार्ड होता है, ओसीआई कार्ड उनके पेशेंट्स के पास, उन कपल्स के पास होता है जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से रिलेटेड होते हैं, या इंडिया में उनका बर्थ होता है, या मतलब किसी भी तरह से पुराने जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स हैं वो रिलेटेड हैं, तो उन कपल्स को ओसीआई कार्ड मिलता है इंडिया से। वो कपल्स इंडिया में सरोगेसी कर सकते हैं। पर जो फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, मतलब उनके जो पहले जो जनरेशन है कोई भी रिलेटेड नहीं है, वो इंडिया में सरोगेसी नहीं कर सकते। मतलब एनालाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हें परमिशन है? हाँ जी। ओके। इसी में अगर एक चीज़ और जाननी हो कि जो अब क्योंकि आप सरोगेसी के बारे में ज़िक्र कर रही हैं, तो कहाँ जाए करवाने के लिए? क्या आईवीएफ सेंटर्स में सरोगेसी होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जो आईवीएफ सेंटर्स हैं, उनके पास 2 तरह के लाइसेंस होने चाहिए। हर आईवीएफ सेंटर के पास एक तो लेवल 2 सर्टिफिकेट होता है जिसके साथ वो अपने आईवीएफ साइकिल्स कर सकते हैं। कुछ आईवीएफ सेंटर्स के पास सरोगेसी का भी लाइसेंस होता है। तो सिर्फ जो आईवीएफ सेंटर जिनके पास सरोगेसी का लाइसेंस होता है, वो ही ये सरोगेसी का प्रोसेस अपने सेंटर में कर सकते हैं। हर आईवीएफ सेंटर सरोगेसी नहीं कर सकता है। मैम आपने बताया कि जो सरोगेट मदर होती है वो आपको फैमिली से खुद मतलब अपनी ही फैमिली से लानी होती है, या फिर आपके ही परिचय में होनी चाहिए, जो भी दंपति चाहता है कि हमें बच्चा मिले। तो ऐसे में उनकी हेल्थ चेकअप भी स्पेशली ध्यान दिया जाता है उसके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और समझनी है कि उनकी एज भी मतलब देखी जाती है कि 30 से 40 हो, या फिर 40 के पार वाली भी महिलाएं सरोगेट हो सकती हैं? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनकी एज 25 से 35 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो एज का इम्पोर्टेंस तो इसमें बहुत ज्यादा है, तभी उनको आगे परमिशन मिल सकती है कि वो सरोगेट मदर बन सकती है। मैम क्या सिंगल महिलाएं भी सरोगेसी करवा सकती हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल करा सकती हैं, बट उसमें भी कुछ लॉज में चेंजेस हुई हैं। तो जो सिंगल मदर है, सिंगल अनमैरिड फीमेल सरोगेसी नहीं कर सकती हैं, पर जो सिंगल विडो या फिर डाइवोर्स्ड फीमेल्स हैं, और अगर वो बाकी क्राइटेरिया ऑफ सरोगेसीज को पूरा करती हैं, यानी कि वो किसी भी रीजन के कारण बेबी कैरी नहीं कर सकती हैं, तो उन केसेस में वो सरोगेसी प्रोसेस के लिए जा सकती हैं। पर उनका भी एक एज क्राइटेरिया है, उनकी एज 35 से 45 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपने ये तो बताया कि जो लेडी सरोगेट होने जा रही है, सरोगेट मदर बनने जा रही है, उनकी एज क्या होनी चाहिए, लेकिन क्या कपल की एज भी मैटर करती है? बिल्कुल, इसमें इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जो कपल्स हैं उन केसेस में जो वाइफ की एज
23 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और जो मेल्स हैं उनकी एज 26 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। वही कपल्स सरोगेसी के लिए अपना आगे जो अप्लाई करना होता है नेशनल बोर्ड में वो कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ, जो सिंगल फीमेल्स जो डाइवोर्स्ड या विडो हैं उनकी एज 35 से 45 ईयर्स की होनी चाहिए, तभी वो आगे सरोगेसी कर सकती है। ओके, तो इसमें आप थोड़ा ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि सरोगेसी कौन करवा सकते हैं और कौन नहीं करवा सकते हैं? जो ये आपने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कपल्स हैं सरोगेसी इन्हीं जो इंडिकेशंस हैं इसी के बेसिस पर ही सरोगेसी करा सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो लॉ निकाला है उसमें एक्चुअली 4 कैटेगरीज दी है, वही लोग सरोगेसी कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है आईवीएफ फेलियर्स। अगर उनके खुद अगर वो आईवीएफ कर रहे हैं पर बार बार आईवीएफ फेल होता जा रहा है, यानी कि जैसे उन्होंने आईवीएफ किया, फेल हो गया, दोबारा किया, 3 बार किया, पर फिर भी फेल हो रहा है और कोई रीजन नहीं मिल रहा है, तो उन केसेस में वो सरोगेसी के लिए अपना जो केस है वो नेशनल बोर्ड में भेज सकते हैं। दूसरा होता है रिपीटेड मिसकैरेजेस, यानी कि जब भी वो फीमेल है वो बेबी को कैरी करती है पर मिसकैरेज हो रहा है जिसका कोई रीजन नहीं मिल पा रहा है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो अगर ये बार बार ऐसा होता जा रहा है और इसका हमें कोई रीजन नहीं मिल रहा है तो वो फीमेल्स भी सरोगेसी के लिए जा सकती हैं। तीसरा होता है कि अगर किसी भी रीजन से उनका यूट्रस में इशू है, यानी कई बार यूट्रस की लाइनिंग नहीं बन पाती है, या सेकेंडली उनका जो शेप होता है यूट्रस का वो सही नहीं होता, उसमें कई बारी पर्दा बहुत बड़ा होता है यूट्रस के अंदर कि वो ऑपरेट ही नहीं हो सकता है, या फिर यूट्रस बहुत ही छोटा हो, और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें यूट्रस एब्सेंट होता है, मतलब कि बॉडी में यूट्रस होता ही नहीं है, ओवरीज होती हैं पर यूट्रस नहीं होता, उसको हम MRKH सिंड्रोम कहते हैं। उन केसेस में जो गवर्नमेंट परमिशन देती है कि वो सरोगेसी के लिए जा सकती हैं। चौथी जो बहुत एक और जरूरी कंडीशन है वो है कि अगर फीमेल किसी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर से प्रॉब्लम से गुजर रही हो, यानी जैसे आपको याद होगा हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट क्या प्रेगनेंसी कर सकते हैं, तो यही सिचुएशन जिसमें उनको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो, यानी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर हार्ट डिजीज हो या कोई ऐसी दवाइयों पर हो जो कि बेबी के लिए सेफ नहीं है पर हम मदर की दवाइयां बंद नहीं कर सकते, तो उन केसेस में वो महिलाएं बेबी कैरी नहीं कर सकती हैं, तो उन केसेस में भी वो सरोगेसी का ऑप्शन के लिए जा सकती हैं। तो मैं एक बार आपके लिए रिपीट करना चाहूंगी, जो 4 इंडिकेशंस हैं, एक है कि अगर बार बार आईवीएफ फेल हो रहा हो, दूसरा है कि बार बार मिसकैरेज हो रहा हो जिसका कोई रीजन ना मिल रहा है, या फिर यूट्रस जो है एब्सेंट है या बहुत छोटा है या उसमें कोई और प्रॉब्लम है, चौथा कि अगर महिला को कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं, लाइक किडनी का डिसऑर्डर हो, हार्ट डिसऑर्डर हो, या कोई ऐसी दवाइयों पे हैं जो बेबी के लिए सेफ नहीं है, उन कंडीशंस में ही आप सरोगेसी के लिए आगे जा सकते हो। मैम जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कई महिलाओं का यूट्रस ही निकाल दिया जाता है, आपने भी कई केसेस देखे होंगे क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट भी है, और उसका रीजन फाइब्रॉइड्स वगैरह भी होते हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे में मतलब उनके लिए भी एक ऑप्शन हो सकता है सरोगेसी? हाँ बिल्कुल, अगर देखिए वैसे तो फाइब्रॉइड्स के केसेस में जिनकी फैमिली कंप्लीट ना हो, यानी कि जिनके बेबीज नहीं होते, उनमें सिर्फ फाइब्रॉइड्स को निकाला जाता है, पर कई बार एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है कि जब हम फाइब्रॉइड्स निकाल रहे हैं और अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो उस केस में इमरजेंसी में यूट्रस को निकालना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में ओवरीज तो उनके अंदर ही है, तो ऐसे केसेस में उन्हीं के जेनेटिक मटेरियल से जो बेबी आईवीएफ लैब में बनाया जाता है उसे हम किसी और लेडी में डालकर सरोगेसी के प्रोसेस से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। आपने लास्ट टाइम जब आईवीएफ पे पॉडकास्ट किया था और आईयूआई पे भी किया था, तो आपने एक बात बताई थी कि जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, तो जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो लोगों के मन में जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर सरोगेसी भी होती है तो जो बच्चे जन्म लेते हैं दूसरी माँ, एक तरीके से उनको माँ ही कहेंगे, दूसरी माँ के कोख से, तो बच्चे नॉर्मल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि जो सरोगेसी में बेबी है वो जेनेटिकली
कपल से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि हम इसमें दो टाइप का सरोगेसी हम करते हैं। एक होता है सेल्फ एग सरोगेसी, दूसरा होता है डोनर एग सरोगेसी। तो सेल्फ एग सरोगेसी में हम वाइफ के एग्स लेते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, एम्ब्रियो बनाकर उसे हम सरोगेट के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, और जब प्रेगनेंसी होती है और जब डिलीवरी हो जाती है तो जो बेबी है वो फुली जेनेटिकली रिलेटेड है माता पिता से। अब जो दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें कई बार हमें डोनर एग्स यूज करना पड़ जाता है या डोनर स्पर्म यूज करना पड़ता है, उस केसेस में अगर हमने एग्स किसी और के लिए, स्पर्म हस्बैंड का लिया और जो बेबी को ट्रांसफर किया सरोगेट के अंदर, उस केस में जो जेनेटिक लिंक रहेगा बेबी के बीच में और कपल के बीच में वो 50% होता है। पर एज ए लॉ 50% जो ये जेनेटिक लिंक है ये जरूरी है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एग्स भी बाहर से ले लें, स्पर्म भी बाहर से ले लें और जो बेबी है वो हम कपल को दे दें। ये जो एक प्रोसेस है ये अडॉप्शन की तरह हो गया, क्योंकि वो जेनेटिकली तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है उसने ये प्रोसेस, जिसको हम डोनर एम्ब्रियो कहते हैं, डोनर एम्ब्रियो इन सरोगेट अलाउ नहीं किया है। लेकिन आईवीएफ में ये आईवीएफ में अलाउड है, लेकिन सरोगेसी में नहीं है। नहीं, सरोगेसी में आपको जैविक माता पिता होना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब 50% या 100% दोनों में से कुछ ना कुछ होना जरूरी है। आपने ये तो बता दिया कि माता पिता का कितना % हिस्सा उसमें होना चाहिए, जैविक तौर पे कितना, मतलब माता पिता कनेक्टेड होने चाहिए। लेकिन जो मदर सरोगेट हो रही है, जिनको हम सरोगेट मदर कहते हैं, उनका भी मतलब पार्ट होना चाहिए उसमें? नहीं, ये भी एक लॉ के अंदर आता है। जो सरोगेट मदर है वो जस्ट है एज ए कैरियर, मतलब वो सिर्फ बेबी को कैरी कर सकती है। उनका जेनेटिक मटेरियल हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब वो जेनेटिकली बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हो सकती बेबी से, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये सब लॉ के अंदर बोला गया है कि आप वो जो सरोगेट मदर है वो सिर्फ कैरी कर सकती है। अब किसी केस में अगर हमें डोनर एग सरोगेसी करना है तो उसमें हम डोनर का एग लेते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, और जो एम्ब्रियो बनता है वो हम सरोगेट के यूट्रस में डाल देते हैं। डोनर और सरोगेट सेम नहीं हो सकते। डोनर और सरोगेट सेम नहीं हो सकते, यानी कि उनमें जेनेटिक लिंक हो जाएगा अगर उसी के एग्स यूज कर लिया तो। ओके अच्छा, ये आपने जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था आईयूआई को लेकर, तब भी आपने बताया था कि जब आईयूआई सफल नहीं होता तो आईवीएफ एक प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आपने एक चीज बताई थी कि स्पर्म हो या एग हो, इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि जो महिलाएं कामकाजी है या जो पुरुष कामकाजी है वो एक समय जब वो चाहते हैं तो उस समय बच्चा कर सकते हैं आईवीएफ के माध्यम से, और एग प्रिजर्व करके वो बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी भी क्या संभावनाएं बनती हैं कि आगे चलकर अगर नहीं हो पा रहा, आईवीएफ उनका सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा है, तो उन्हीं एग्स का और उसी स्पर्म का इस्तेमाल करके सरोगेट मदर के माध्यम से बच्चा हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एम्ब्रियोज बचे हुए तो डेफिनेटली वो सरोगेसी प्रोसेस के लिए जा सकते हैं अगर उनका खुद का आईवीएफ फेल हो रहे हैं। पर एक आईवीएफ नहीं, उसमें 2 या 3 आईवीएफ अगर फेल होते हैं तो ही इस प्रोसेस के लिए वो जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए भी। मैम ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि सरोगेसी का पूरा प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जो सरोगेसी का प्रोसेस है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है लीगल पार्ट, देन सेकेंड इज सरोगेट का पार्ट, थर्ड इज मेडिकल पार्ट। लीगल पार्ट में जो सबसे पहले उन्हें कुछ सर्टिफिकेट्स नेशनल बोर्ड से मिलते हैं जिसके थ्रू वो सरोगेसी जो है वो लीगली हमारे साथ कर सकते हैं। तो उसमें ये 4 सर्टिफिकेट्स होते हैं। पहला जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल इंडिकेशन, जिसका मतलब ये है कि जो वहाँ पर बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिसाइड होता है कि उनके जो पेपर्स हैं उसके हिसाब से वो उन 4 क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया में आते हैं और uनके केस में सरोगेसी जस्टिफाइड है, यानी कि वो सरोगेसी कर सकते हैं। तो ये पहला सर्टिफिकेट होता है। दूसरा होता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर कपल एंड सरोगेट। इसका मतलब ये है कि जो सरोगेट है वो एलिजिबल है सरोगेसी करने के लिए, उसने जो मेडिकल के टेस्ट है, उसको जो फिटनेसेस हैं वो सब मिल गई हैं, वो मेडिकली साइकोलॉजिकली सब कुछ फिट है कि और वो प्रोसेस अपनी मर्जी से कर रही है। दूसरा, जो कपल है वो भी एलिजिबल है इस प्रोसेस को करने के लिए। थर्ड सर्टिफिकेट होता है पेरेंटल ऑर्डर सर्टिफिकेट। उसका मतलब है कि जब भी सरोगेट आगे जाके डिलीवरी करेगी
तो जो ये पेरेंटल ऑर्डर जो है उन्हें हॉस्पिटल में जमा करना होता है कपल्स को। डिलीवरी के इमीडिएटली बाद जो बेबी है वो कपल को मिल जाएगा, अगर उनके पास ये पेरेंटल ऑर्डर होगा। और जो बर्थ फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे कपल्स का ये क्वेश्चन होता है कि डिलीवरी के बाद जो एक बर्थ फॉर्म बनता है, भरा जाता है, जिससे आगे बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसमें किसका नाम आता है? तो उसमें बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं उन्हीं का नाम आता है, पर ये पेरेंटल ऑर्डर दिखाकर उनके नाम पर ये सर्टिफिकेट बनता है। देन जो फोर्थ है, जब ये सारे सर्टिफिकेट्स उनको मिल जाते हैं तो एक फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी कहते हैं। ये जब सारे सर्टिफिकेट्स पूरे हो जाते हैं देन हम इनका सरोगेसी प्रोसेस सरोगेट कपल के साथ कर सकते हैं। ओके। अब आता है नेक्स्ट है सरोगेट पार्ट। ये जो सरोगेट पार्ट है, लीगल जब पार्ट चल रहा होता है उसी के बीच में ये किया जाता है। जब कपल को पहला सर्टिफिकेट, जो मेडिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद सरोगेट जो मदर है उनका मेडिकल फिटनेस, साइकेट्री फिटनेस, सारे फिटनेसेस किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है कि वो सरोगेट मदर बन सकते हैं। जो सरोगेट मदर हमारे पास आती है तो पहले हम उनका जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने दे रखा है कि एज क्राइटेरिया, कि जो उनकी एज 25 से 35 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, ऑलरेडी उनका एक बेबी होना चाहिए और उन्होंने पहले कभी सरोगेसी नहीं किया होना चाहिए, यानी कि पहले कभी वो सरोगेट मदर नहीं बने होने चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर सब ठीक होते हैं और उनके सारा जो पेपर वर्क होता है, जैसे कि आधार कार्ड है, उनके हस्बैंड का परमिशन है या नहीं है, आधार कार्ड उनका है या नहीं, साथ में जो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स, जो सरोगेट मदर है उनके बच्चों के सारे जो पेपर्स हैं वो सारे पूरे होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम उनका मेडिकल चेकअप वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि यूट्रस उनका हेल्दी है या नहीं, क्या उसमें कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, या ओवरी में कोई बड़े से सिस्ट तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, अगर उनका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, तब उनके हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर जैसे आईवीएफ कपल का ब्लड टेस्ट होता है, सेम उनके भी यही टेस्ट होते हैं, जैसे कि कोई हीमोग्लोबिन क्या है, कोई अनीमिया तो नहीं है उनको, या थायराइड का कोई इशू तो नहीं है, एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाई तो नहीं है उनका, और एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या एक एसटीडी इन्फेक्शन होता है सिफिलिस, वो सारे इन्फेक्शंस देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ में उनका जो है किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है, लिवर फंक्शन, जो सारे टेस्ट ये किए जाते हैं कि वो मेडिकली हेल्दी है टू कैरी बेबी और नॉट। उसके बाद उनका ईसीजी चेक किया जाता है, देन चेस्ट एक्सरे किया जाता है। अगर ये सारे चीज़ें जब हमारे रिपोर्ट्स हो जाते हैं तब हम उनको एक फिजिशियन के पास भेजते हैं फॉर मेडिकल फिटनेस। वो अपना पूरा हिस्ट्री लेकर उनको एग्जामिनेशन करके और ये सर टेस्ट के बेसिस पर उनको एक मेडिकल फिटनेस देते हैं कि वो मेडिकली फिट है टू कैरी बेबी। देन उनका एक साइकेट्री फिटनेस होता है, जिसमें वो साइकेट्रिस्ट प्लस साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं कि वो मेंटली साउंड है और उनको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है और वो किसी भी जोर जबरदस्ती से ये प्रोसेस नहीं कर रही हैं, और कि उनको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ रहा है कि वो सरोगेसी का प्रोसेस करके 9 मंथ्स के बाद जो बेबी है हैंड ओवर कर देंगे कपल को। अगर जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं उनके ये टेस्टिंग से, तो देन उनको एक साइकेट्री फिटनेस मिल जाता है कि शी इज साइकेट्रिकली फिट टू डू द प्रोसेस। एक होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो कि एज ए आईवीएफ स्पेशलिस्ट हमें देना होता है कि वो उनका यूट्रस हेल्दी है और वो बेबी कैरी कर सकती है। तो जब ये सारे फिटनेसेस हो जाते हैं, ये सारे फिटनेसेस और सारे जो रिपोर्ट्स हैं उनके ब्लड रिपोर्ट्स, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ये सारे जो है कोर्ट में सबमिट हो जाते हैं और उसके बेसिस पर वहाँ जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सारा असेस करके अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो एक सरोगेट मदर बन सकती हैं। और उसमें ये स्पेसिफाइड होता है सरोगेट मदर के जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में कि वो उसी कपल के लिए सरोगेट मदर बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी किसी के लिए भी बन सकती हैं। तो ये सर्टिफिकेट में जो कपल है उनका नाम भी मेंशन्ड होता है और साथ में जो सरोगेट कपल है उनका भी ये सब मेंशन्ड होता है। जो सरोगेट मदर होती है वो मतलब अगर उनके पहले बच्चा हो चुका है फिर वो अगेन जो है
कहते हैं कि कोक, उधार की कोक जिसे कहा जाता है, वो मतलब दे सकती है दूसरे कपल को जो चाहते हैं बच्चा कराना। तो परमिशन उसमें हस्बैंड की कितनी परसेंट मैटर करती है, उनके हस्बैंड की जो सरोगेट मदर है उनके पति की कितनी होगी? नहीं, उसमें डेफिनेटली सरोगेट के हस्बैंड का परमिशन चाहिए। उसमें सभी लोगों का, उसमें कपल में हस्बैंड वाइफ का, और यहाँ सरोगेट कपल में सरोगेट के हस्बैंड का और सरोगेट, इन चारों का परमिशन होता है तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। अच्छा, लेकिन वो जो सरोगेट मदर बनने जा रही है उनके पास भी पहले से बेबी होना चाहिए, ये भी बिल्कुल, कंपलसरी शर्त है? मतलब कंपलसरी है ये, उनका एक बेबी एटलीस्ट होना चाहिए, पर 2 भी हो सकते हैं उनके। और जब ये सरोगेट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बेसिस पे जब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है, देन फाइनली चारों सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, तब आता है मेडिकल पार्ट, जो कि हमारे आईवीएफ सेंटर्स में किया जाता है। ये जो है, ये ऑलमोस्ट जो हम एक नॉर्मल आईवीएफ प्रोसेस करते हैं उसी की तरह है। जैसे अगर हमें वाइफ के एग्स यूज कर रहे हैं तो वाइफ का स्टिमुलेशन, या फिर अगर हमें डोनर के एग्स यूज करना है तो उसके स्टिमुलेशन, मतलब हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एग्स बनाए जाते हैं, एग्स को एग पिकअप वाले दिन अंडर एनेस्थीसिया निकाला जाता है, हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाया जाता है, और साथ ही साथ एक जो सरोगेट मदर होती है उनका यूट्रस की लाइनिंग के लिए मेडिकेशंस चलती हैं। तो दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। एग पिकअप के नॉर्मली 5 to 6 डेज के बाद सरोगेट के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और 10 से 12 दिन में ब्लड टेस्ट किया जाता है, और उसमें रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है बीटा एचसीजी की, तो सरोगेट मदर एक तरह से प्रेग्नेंट मानी जाती है। और फिर उसका जो प्रेगनेंसी का जो सफर है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि हम एक नॉर्मल आईवीएफ में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका करते हैं। तो उसके बाद फिर उनका प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये तो बहुत महंगा होता होगा मैम प्रोसेस पूरा? देखिए, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि अब जो है अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी है, तो जो सरोगेट मदर को मनी कंपनसेशन नहीं दिया जाता, वो अपनी मर्जी से ये सरोगेट मदर बनना चाह रही है। तो उस केस में जो है, देखिए, जो इसका प्रोसेस का जो ये कॉस्टिंग है डिवाइड हो चुका है। जैसे पहले तो कमर्शियल सरोगेसी के टाइम पे सिर्फ आपको आईवीएफ सेंटर में पैसे देने होते थे और आपको फाइनली बेबी मिल जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी वाले केसेस में जो आईवीएफ सेंटर है उसको सिर्फ आईवीएफ करने के ही पैसे मिल रहे हैं। जो आपका लीगल पार्ट है, अगर आपका लॉयर आपका केस आगे बोर्ड में सबमिट कर रहा है तो लॉयर को लॉयर के पैसे दिए जाएंगे। सरोगेट मदर को सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के पैसे मिलते हैं, यानी जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको कोई अलग से कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। और जैसे एक नॉर्मल जो फीमेल है प्रेगनेंसी होने के बाद, जैसे उनका जो गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरीज करते हैं, एक हॉस्पिटल में जितना खर्चा होता है अल्ट्रासाउंड में, दवाइयों में, ब्लड टेस्ट में, फॉलोड बाय डिलीवरी में, वही खर्चा कपल को करना पड़ता है। तो लगभग अगर मैं सब कुछ मिला भी लेती हूँ कि ये जो अलग अलग 4 लोगों को उनको जो भी पेमेंट्स करना पड़ता है ये सारे में, तो फिर भी तकरीबन 15 से 16 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आईवीएफ पार्ट भी कवर हो रहा है। 15 से 16 लाख इतना तो लग जाता है, क्योंकि देखिए कि इसमें जो है आईवीएफ पार्ट का भी तो एक खर्चा होता है, क्योंकि आईवीएफ कानूनी प्रक्रिया हो गई, आईवीएफ हो गया, सरोगेसी जो सरोगेट मदर का जो टेक केयर है वो है, और साथ में बाद में जो डिलीवरीज हैं, तो तकरीबन इतना लग जाता है। कई बार किसी में कम भी लग सकता है, बट नॉर्मली इतना, क्योंकि आईवीएफ पार्ट का एक जो प्रोसेस है उसी में कई बार 5 to 6 लाख लग सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पहली बार में रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सरोगेट मदर हैं, अगर उनका पहली बार में रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो हम उन्हीं में दोबारा प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं सरोगेसी वाला। तो ऐसा जो है, जो सरोगेट मदर में हम 3 बार ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते लॉ के हिसाब से। तो जो मैंने आपको बताया, इसमें हमने वो तीनों आईवीएफ प्रोसेसेस मैंने सारा कुछ कंबाइन करके बताया। अगर उनका पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाता है पॉजिटिव, तो यही खर्चा शायद 12 लाख भी हो सकता है, क्योंकि कम हो जाएगा फिर ये सारी चीजें। ओके, सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या रहते हैं दंपत्ति के लिए भी और सरोगेट मदर के लिए भी? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि एक बहुत एक अच्छा चीज भी मैं मानूंगी, कि जैसे पहले था लॉज बहुत डिफरेंट थे, पर अब जो है, जो लॉ आया है सरोगेसी का,
एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है जिसमें एक तरह से सरोगेट की सेफ्टी भी है और कपल्स की सेफ्टी भी है। ऐसे जैसे लोगों को मन में जो एक डर रहता है कि सरोगेट कहीं बेबी लेके ना चली जाए, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारे जो सरोगेट कपल हैं जो और जो बायोलॉजिकल कपल हैं, ये दोनों ही लॉ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनको ये लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये जो लीगल पार्ट है, कई बार इसमें टाइम लग जाता है सारी परमिशंस लेने में, क्योंकि नेशनल जो बोर्ड होते हैं उनको भी ये सारी चीजें असेस करने में कई बार टाइम लगता है। तो कई बार ये जो प्रोसेस है लीगल पार्ट 6 से 8 महीने लग जाते हैं फाइनल परमिशन लेने में। तो ये एक चैलेंज है, जो कपल्स हैं वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनको परमिशन नहीं मिली, पर एक तरह से ये उन्हीं की सेफ्टी के लिए आगे हेल्पफुल है कि ये थोड़ा कि उन लोग जो लीगल बोर्ड में जो बैठे हैं वो सारा कुछ देखकर फिर ही परमिशन दे रहे हैं। तो एक तो ये चैलेंज है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि सेफ्टी सरोगेट की भी है, क्योंकि इसमें वो सरोगेट का इंश्योरेंस भी उनको कराना पड़ता है। तो इससे आगे जो है उनके लिए सरोगेट के लिए भी एक सेफ्टी हो जाती है इंश्योरेंस। जैसे जो भी अब प्रेगनेंसी वो कैरी कर रही है, तो प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी ये चीज हो सकती है, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, तो उनके लिए पूरा एक इंश्योरेंस मतलब उनको पूरा मेडिकल इंश्योरेंस करवाना बिल्कुल कराना पड़ता है इसमें। तो इस तरह से जो सरोगेट है वो भी इंश्योर्ड होती है, तो उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो जो चैलेंज है वही कि लीगल पार्ट में टाइम लगता है, पर वो दोनों की सेफ्टी के लिए है एक्चुअली। दूसरा चैलेंज ये है कि देखिए पहले था कमर्शियल सरोगेसी, तो जो सरोगेट्स है वो इजीली मिल जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप मनी दे रहे हो, बट अभी ऐसा नहीं है। हर कोई तो सरोगेट नहीं बनना चाहता, कोई स्ट्रॉन्ग या कोई जो अपनी मर्जी से सरोगेट बनना चाहता है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते कई बार। तो कई बार ये भी एक टाइम जो है इसमें लग जाता है कि कोई सरोगेट हमें नहीं मिल पा रहा है, या मतलब कपल जो है कन्विंस नहीं कर पा रहे, या वो लेडी कन्विंस नहीं है सरोगेसी के लिए। तो ये सारी चीजों में टाइम कई बार लग जाता है कि वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है एक तरह से। तो ये चैलेंज सबसे ज्यादा है। कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि OCI कार्ड होल्डर्स हैं, वो भी सरोगेसी कर सकते हैं। तो अब अगर उनका बेबी यहाँ पे हो रहा है तो एक बार तो सिटीजनशिप इंडियन ही मिलेगी उनको, पर उनको बेबी बाहर लेके जाना है तो एग्जिट वीजा के लिए अप्लाई करना, ये सारे थोड़े से लीगल प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं और जो लंबे होते हैं तो इनमें टाइम लगता है। इसके अलावा तो मैं नहीं कहूंगी कि कोई चैलेंज है। ये एक बहुत ही जो लॉ अभी जो सरोगेसी का आया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा लॉ है कपल्स के लिए, जो कि थोड़ा सा कभी कभी उनको फ्रस्ट्रेट कर देता है क्योंकि ये टाइम टेकिंग। इसी के साथ मैम एक जानकारी और दे दीजिए कि सरोगेसी कौन नहीं कर सकते हैं। देखिए हाँ, इसमें एक तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी माता पिता हैं, मतलब जिनके पास ऑलरेडी एक बेबी है, वो सरोगेसी नहीं कर सकते हैं। तो अगर लॉ में सिर्फ एक चीज बोला गया है कि अगर वो बेबी किसी ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहा है कि आगे जाके उसकी लाइफ रिस्की है, या बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटीज है, उन्हीं केसेस में जो कोर्ट है परमिशन देता है कि वो बेबी सरोगेट के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज जिनका ऑलरेडी एक बेबी है वो सरोगेसी नहीं कर सकते। दूसरा है कि जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं वो लोग सरोगेसी नहीं कर सकते, और जैसे पहले के लॉ में सिंगल फादर उनको अलाउड था सरोगेसी करना, अब वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इन केसेस में हम सरोगेसी अब न्यू लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैम हम लोग सरोगेसी को लेकर इतने सारे सवालों के जवाब आपके जरिए जान रहे हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि सरोगेसी और IVF में क्या अंतर है। देखिए जो सरोगेसी प्रोसेस है हम उसमें IVF का ही पार्ट करते हैं। IVF में जो है कि हम वाइफ के एग्स को निकाल रहे हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, और जो एम्ब्रियो बनता है, जो बेबी बनता है, उसे हम वाइफ के ही यूट्रस में डाल देते हैं। अगर हम ये जो एम्ब्रियो बनता है किसी थर्ड लेडी यानी कि सरोगेट मदर में डालते हैं तो इसको हम सरोगेसी कहते हैं। तो फर्क जो है IVF और सरोगेसी में इतना ही है, जो एम्ब्रियो बनता है अगर हम वाइफ के यूट्रस में डाल रहे हैं और वो कैरी करके डिलीवरी कर रही है तो वो IVF है। अगर हम यही जो एम्ब्रियो सरोगेट के यूट्रस में डालते हैं तो वो एक सरोगेसी प्रोसेस है। सरोगेसी में जुड़वा बच्चे होने की क्या संभावना होती है। जो आपने ये सवाल पूछा है कि ट्विन प्रेगनेंसी का, देखिए जो एक IVF प्रेगनेंसी है, जैसे उसमें भी हम
1 या 2, कभी-कभी 3 एम्ब्रियो डालते हैं और रफली 20% चांस रहता है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। सरोगेट केस में भी कई बारी ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम 1 या मैक्सिमम वैसे 2 ही एम्ब्रियो डालते हैं, तो उन केसेस में ट्विन्स तो हो सकते हैं। इसमें मैं आपको पर एक बताना चाहूँगी, जब हम ये सरोगेट मदर का चयन करते हैं, ढूँढते हैं उन्हें, मतलब कि जब वो हमारे पास फिटनेस के लिए आती हैं, तो उनकी हम एक काउंसलिंग करते हैं, जिसमें उन्हें हम ये सारी चीज़ें बता के रखते हैं कि जब ये आईवीएफ प्रोसेस होगा, तो उस केस में उनका सिंगल बेबी भी हो सकता है या कई बार ट्विन प्रेगनेंसी भी हो सकती है। और जैसे उनका एक क्वेश्चन होता है कि उनकी जो डिलीवरी है, वो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी या सिज़ेरियन होगा? क्योंकि ये पहले तो कोई भी नहीं बता सकता, अगर कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है और उसमें सिज़ेरियन करना पड़ रहा है और सरोगेट का पहले बाय चांस नॉर्मल डिलीवरी है, तो उनको उसके लिए भी यस कहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम उनको पहले से बता के चलते हैं कि उनका जो है ट्विन प्रेगनेंसी भी हो सकता है, सिज़ेरियन भी हो सकता है, कई बार प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसके कारण कई बार लंबा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, तो ये उनको पहले से हम बता के रखते हैं। तो मैम सिर्फ जुड़वा बच्चे या फिर सिंगल बच्चे ही होते हैं या फिर 3 बच्चे भी हो सकते हैं सरोगेसी में? 3 वैसे रेयर होता है, क्योंकि ज़्यादातर 1 या 2 ही एम्ब्रियोज़ डाले जाते हैं। पर हाँ, कई बार एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें 1 एम्ब्रियो 2 में डिवाइड हो जाता है। तो उन केस में अगर हमने 2 एम्ब्रियो डाले, 1 एम्ब्रियो 2 में डिवाइड हो गया और 1 एम्ब्रियो ऐसे ही रहा, तो 3 भी हो जाते हैं। पर 3 बच्चे जो हैं वो मेडिकली और मतलब जो सरोगेट है उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है। तो कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिसे हम फीटल रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। उन केसेस में हमें फीटल रिडक्शन से 1 या 2 बेबी को रिड्यूस करना पड़ता है और फिर उसमें फिर 1 बेबी ही फिर आगे कंटिन्यू होता है। मैम जैसे सरोगेसी है तो क्या सिर्फ आईवीएफ ही एक माध्यम होता है जिसके ज़रिए एम्ब्रियो अंदर जो है डाला जाता है या फिर कुछ और भी विकल्प हो सकता है? जी, इसमें जो है सरोगेट में हम लोग इंडिया में सिर्फ आईवीएफ से ही प्रेगनेंसी कर सकते हैं। जो आपने दूसरा प्रोसेस बोला जैसे आईयूआई है, जो अगर हम सरोगेट में आईयूआई प्रोसेस से कर रहे हैं, तो जो अगर उसमें एग्स हैं, इसका मतलब जो सरोगेट के खुद के एग्स यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि जो सरोगेसी प्रोसेस में जो सरोगेट मदर है, वो सिर्फ कैरी कर सकती बेबी, पर वो जेनेटिकली लिंक नहीं हो सकती, यानी उसके एग्स यूज़ नहीं हो सकते। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है अगर हम आईवीएफ से एम्ब्रियो डाल रहे हैं। अगर हमने आईयूआई किया उसमें, तो उसमें जो एग्स तो सरोगेट मदर के यूज़ हो जाएँगे, तो एक तरह से वो 50% बायोलॉजिकल मदर वो बेबी की बन जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है। तो इसीलिए इंडिया में सरोगेट में आईयूआई अलाउड नहीं है। सरोगेट में सिर्फ आईवीएफ प्रोसेस से ही कंसीव कराया जा सकता है। बाहर की कंट्रियों में अगर सरोगेट मदर कोई होती है, तो जो बच्चा जो जन्म ले रहा है, तो उसके माता-पिता बच्चे के बालिग होने के बाद उसे जानकारी देते हैं कि आप सरोगेट मदर के से जो है पैदा हुए हैं या आपका जन्म हुआ है? देखिए, कुछ कंट्रीज़ में तो बताना बहुत ज़रूरी है, कुछ कंट्रीज़ में ये है कि आप बता सकते हैं, पर इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सरोगेसी प्रोसेस से उनका जन्म हुआ है और मेरे ख़्याल से कोई कपल बताना भी नहीं चाहता इंडिया में। बल्कि मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई कपल ये भी नहीं बताना चाहता कि उनका बेबी सरोगेट प्रोसेस से हुआ है, सरोगेसी से हुआ है। वो लोग शायद आईवीएफ भी नहीं बताना चाहते, या बताना भी चाहें तो वो आईवीएफ तक तो बता सकते हैं। पर सरोगेसी प्रोसेस भी नहीं, किसी सोशली किसी अपने सर्कल में भी नहीं बताना चाहते। तो बेबी को तो बिल्कुल ही नहीं बताते वो लोग। कोई एक केस तो बताइए मैम आज की जो आपके संज्ञान में आया हो? देखिए, हमारे पास ना एक कपल आया था, उसमें जो फीमेल थी उनकी एज लगभग 32 इयर्स के थी और उनका जो मेन प्रॉब्लम था, उनका कंसेप्शन हो रहा था, मतलब प्रेगनेंसी हो रही थी। पर जैसे ही उनका पहला जो प्रेगनेंसी हुआ 4th मंथ में पहुँचा, तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और बेबी मिसकैरेज हो गया। फिर उन्होंने अपना सेकंड प्रेगनेंसी किया, सेकंड प्रेगनेंसी भी उनका नेचुरली हो गई, पर 6th मंथ में जाकर जो बच्चेदानी का मुँह है वो खुल गया और अभी जब थोड़ा ही खुला था तो नीचे से स्टिच लगाया गया, जिसको हम सर्वाइकल स्टिच कहते हैं, पर वो नहीं रुका क्योंकि जो उनको पेन्स उठ गई और आगे फाइनली 6th मंथ में डिलीवरी हो गई और बेबी नहीं बच पाया। तो उसके बाद जो है उनका एक
थर्ड प्रेगनेंसी फिर से हुआ, जिसमें जब प्रेगनेंसी तीसरे महीने पूरा हो रहा था तो जब सर्विक्स का लेंथ बिल्कुल ठीक था उसी टाइम पे स्टिच लगा दिया गया, ताकि आगे जाके दर्द ना उठे या फिर आगे जाके सर्विक्स छोटा ना हो और डिलीवरी जल्दी ना हो। पर अनफॉर्चुनेटली उस थर्ड प्रेगनेंसी में भी उनका 5th मंथ में पेन्स उठ गया और साथ में स्टिच टूट गया और बेबी घर पर ही निकल गया एक्चुअली। तो ऐसा उनके साथ 3 बार हो गया। तो अब इन केसेस में जहाँ पर उन्होंने प्रिकॉशनरी स्टिच भी लगवाया और जब उनका नेचुरली भी कंसीव हुआ, हर टाइप के सारी चीज़ें किया गया जिसमें कि प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही थी। तो अब इस केस में उनके पास ऑप्शन क्या था? उनका एग्स भी ठीक था, हस्बैंड का स्पर्म भी ठीक था, पर यूट्रस जो है या तो उसका साइज़ थोड़ा छोटा था या उसमें बार-बार जो पेन्स उठ जाती थी जिसके कारण बेबी नहीं रुक पा रहा था। तो उन केसेस में हमने उसको सरोगेसी का ऑप्शन दिया। उनका पहले वो लीगल प्रोसेस से परमिशन लिया उन्होंने, उसके बाद जो है उनका जो सरोगेट में वाइफ के ही एग्स लिए, हस्बैंड का स्पर्म लेके एम्ब्रियो बनाकर सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र किया। सो अब जो भगवान की कृपा से जो सरोगेट मदर में 7th मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, सरोगेट मदर भी बिल्कुल ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और जो अल्ट्रासाउंड लास्ट हुआ था उसमें बेबी भी बिल्कुल हेल्दी है, बेबी का वेट बिल्कुल सही है और अभी जो है पूरा प्रोसेस सही तरीके से चल रहा है। तो अब जैसे मैं आपको बोलूँगी ये जो केस था, अगर सरोगेसी उस फीमेल के लिए ऑप्शन नहीं होती तो वो बेबी एक्चुअली नहीं कर पाती। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि सरोगेसी जो एक प्रोसेस है, गिफ्ट ऑफ होप है ऐसे कपल्स के लिए जो बेबी को कैरी नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न से। तो इस केस में जैसे यूट्रस जो है शायद उनका छोटा है इसके कारण नहीं कैरी कर पा रहे, पर सरोगेट मदर में वही प्रोसेस अच्छे से हो रहा है और अब 7th मंथ है तो कपल वेट कर रहा है कि कब 9 मंथ्स होंगे और डिलीवरी होएगी और ये प्रोसेस सही तरीके से हम लोग कर रहे हैं उसकी। इसीलिए कहा जाता है कि नाउम्मीदी में भी उम्मीद ढूंढ लेना अपने आप में ये कला है और मुझे लगता है कि माँ बनना सबका अधिकार है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सरकार भी आपको ये पूरा राइट दे रही है सरोगेसी को माध्यम बनाकर। और डॉक्टर भावना सिंगला जी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी है और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी है, लगातार आपके सामने अलग अलग टॉपिक्स पर एकदम सटीक तरीके से संशोधन करके, विचार करके, रिसर्च करके, डाटा ढूंढ कर ला रही हैं और अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी आपके बीच में साझा कर रही है ताकि आप तक एक सही जानकारी पहुंचे, आप भ्रम में ना रहे, आप मिथ में ना रहे और आप सही चीजों को पहचाने। क्योंकि ये जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है, आईयूआई का प्रोसेस होता है, सरोगेसी होती है, कई सारे मैंने भी वीडियोस और रील्स देखे हैं और कई जगह मैंने देखा है कि जानकारी कम होती है, मार्केटिंग ज्यादा होती है, जिसके जरिए लोग नहीं समझ पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है और कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। यह अच्छा लगता है कि जब सही जानकारी हमें डॉक्टर के माध्यम से मिलती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके घर में किलकारियां गूंजे, चाहे वो सरोगेसी के माध्यम से हो, आईवीएफ के माध्यम से हो, आईयूआई के माध्यम से हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से हो। शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और आप सभी का भी शुक्रिया इतने ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। मुझे कमेंट करके लेकिन एक बार जरूर बताइएगा आप कि आज आपने जो एक नया टॉपिक जो कि विस्तार तरीके से सुना, सरोगेसी को लेकर जाना समझा, वो आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है। नमस्कार।